Yes, good afternoon guys. So today we continue with chapter 2 in economics, that is your fundamental concepts and terminologies. ठीक है, कल हमने प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस देखा था, वैल्यू के आपके टाइप्स देखे थे, यूज़ वैल्यू क्या होता है, एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है, प्राइस क्या होता है. ठीक है, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ वैल्यू क्या होता है. वैल्यू कब यूज़ होता है? जब पैसा यूज़ नहीं होता, जब आप गुड्स के अगेंस्ट में गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करते हो तब वैल्यू यूज़ होता है. जब आप गुड्स के एक्सचेंज में अमाउंट ले या दे रहे हो, मतलब पैसे का इन्वॉल्वमेंट जब हो रहा है तब प्राइस कहा जाता है. ठीक है, मतलब आप गुड्स जब है आप बेच रहे हो और सामने कुछ अमाउंट आपको मिल रहा है इन एक्सचेंज ऑफ दैट, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ दैट आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइस. देखो आज का आपका टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस, जो आपको ऑलमोस्ट आता ही है. देखो गुड्स का मतलब होता है कोई भी टेंजिबल चीज़ें जिसको आप देख सको, छू सको, उसे गुड्स कहा जाता है. सर्विस का मतलब भी गुड्स होता है, लेकिन सर्विस का मतलब होता है इनटेंजिबल गुड्स, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. ठीक है, जो इनविजिबल गुड्स भी कहा जाता है उसे. सी कॉमोडिटीज़ विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स. जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दिस इज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, ये गुड्स है. लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी वो सर्विस है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, वो गुड्स है, लेकिन वो इनटेंजिबल या इनविजिबल गुड्स है. सी इन इकोनॉमिक्स दे आर मेंट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंजप्शन. ठीक है, इकोनॉमिक्स बोलता है गुड्स क्यों बने हैं, आपके कंजप्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए, आपकी नीड को पूरा करने के लिए. सर्विसेज commodities which are intangible and do not have any physical existence are called services. ठीक है, ऐसी चीज़ें, ऐसी commodities मतलब ऐसे items, ये इनको भी commodity product बोला जाता है, लेकिन ये intangible है, invisible है. तो ऐसे commodities जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, physical existence नहीं, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, उन्हें हम intangible goods कहते हैं. ठीक है, इन इकोनॉमिक्स दे आर मेंट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमारी लाइफ के अंदर जो भी नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए ये सर्विसेज होती हैं. नाउ इकोनॉमिक स्टडीज़ एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू, पर्टेनिंग मीन्स रिलेटेड टू. इकोनॉमिक कौन सी एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ डिफरेंट दो बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स. तो बोला गया है दोनों का नेचर अलग अलग है. ठीक है, लेकिन दोनों इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट है. सी फूड इज़ अ गुड बट कुकिंग इज़ अ सर्विस. ठीक है, फूड क्या है, आप देख सकते हो, छू सकते हो, आप उसको खा सकते हो. ठीक है, देख भी सकते हो, आप उसको छू भी सकते हो. लेकिन कुकिंग, आज मैंने खाना कितना अच्छा पकाया, तो वो तो चलो खाना खाओगे तब पता चलेगा जो खाना है, लेकिन जो काम किया, पकाया, बोले सर वो दिखता तो ये काम कर रहे हैं, बट वो सर्विस है. ठीक है, यूनिट्स ऑफ गुड्स और स्टॉक ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड कार्डिनली. कार्डिनली मतलब क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमेरिकल. ठीक है, कार्डिनली का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, उसको कार्डिनली बोला जाता है. तो गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ, 10, 20, 100, 1000 कितने आप काउंट कर सकते हो, लेकिन सर्विस कितनी प्रोड्यूस हुई उसे आप काउंट नहीं कर सकते. Services generally cannot be measured in cardinal terms. However, the time spent after providing a service can be measured. हाँ, कितना समय लग गया आप बोल सकते हो, 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए. ठीक है, लेकिन सर्विस को आप मेजर, उस सर्विस के पीछे कितना टाइम लग गया. जैसे मैं बोलूँगा मैंने 2 घंटा पढ़ाया, ठीक है, तो लोग बोलेंगे 2 घंटा ही तो पढ़ाया है, इसमें क्या हो गया. लेकिन भाई सर्विस किस प्रकार की थी उसके ऊपर डिपेंड है. ठीक है, कुछ बच्चा 2 घंटा खेल के आया, लेकिन खेला कम बैठा ज़्यादा, तो थकेगा थोड़ी. लेकिन जो 2 घंटे काम कंटिन्यू जिसने किया वो तो थकेगा करके. See, however, time spent after providing a service can be measured. The impact of service in satisfaction of human want is also abstract. देखो जो impact आता है सर्विस का, ठीक है, जैसे आपको कभी आंसर अच्छे से समझ में आया, कभी नहीं आया. ठीक है, कुछ जिसमें आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, लाइक इकोनॉमिक्स है या कॉमर्स है, जितना अकाउंट्स, जिसको प्रैक्टिकली चीज़ समझ में आती है, मज़ा आती है, तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी है. तो जो इफ़ेक्ट ऑफ सर्विस है वो भी एब्स्ट्रैक्ट होता है. आप दूसरे को, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इमेजिनरी, वो भी इंटेंजिबल होता है. आप घर पे जाके, मैंने क्या बोला, आप किसी को एहसास करवा सकते हो कि आज मज़ा आ गई, आज तो थक गए, आज तो बोर हो गए, ठीक है, आज सर गुस्से में थे. आप ये सारी चीज़ें उनको दिखा नहीं सकते. ठीक है,
ये सारी चीज़ें आप उनको एहसास करवा सकते हो। तो सर्विस का इफ़ेक्ट जो होता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। देखो आपकी खुशी में किसी और को खुशी हो रही है ना, तो वो उस चीज़ को इमेजिन कर रहा है। आप बहुत खुश हो के अगर ट्यूशन से जा रहे हो और घर पे अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपकी खुशी को जब इमेजिन करेगा उसी तरह, तब उनको खुशी होगी। और काफ़ी बार आपने देखा है कि आप जो बोल रहे हो उसका कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि सामने वो इमेजिन नहीं किया जा रहा है कि कैसा आपके साथ व्यवहार हुआ या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो सर्विस का इफेक्ट भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनरी। For example, the need for knowledge and curiosity is satisfied by the service of education, but however, exact contribution of the service of education in knowledge creation is abstract. ठीक है, तो आप चलो आपकी जो क्यूरियोसिटी है या आपको नॉलेज जो चाहिए वो आप बुक से ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली आपने कितना नॉलेज लिया, कैसा नॉलेज लिया, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। आप जब बोलोगे तो पता चलेगा भी आपको क्या नॉलेज मिला। आप बोलोगे मैंने ये बुक रीड की, बुक में से बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हो, तो चलो वो उसके थ्रू पता चलेगा कि भाई इसने ये बुक रीड की, वो बुक अच्छी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो बुक आपको भी अच्छी लगे। जितना फोकसली, जितने नॉलेज के साथ इसने बुक रीड की, उतना ही नॉलेज के साथ आप भी बुक रीड करोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। See, however, a book is a good, it may be possible to tell about the amount of information obtained from the book. Now types of good में देखो फिजिकल गुड्स एंड टेंजिबल गुड्स, ध्यान देना। फिजिकल गुड्स मतलब ये रहा, आपके घर पे टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, आपके सामने बेंच रखा हुआ है, बोर्ड है, ठीक है, पंखे हैं, ये सब फिजिकल गुड्स है। और जो इनटेंजिबल गुड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सर्विसेज होती है। तो यहाँ पे आपको टेंजिबल गुड्स मतलब फिजिकल गुड्स और इनटेंजिबल गुड्स के बारे में बताया है। फिर आपके नॉन इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स का मतलब होता है मार्केट में जो जिस गुड्स की एक्सचेंज वैल्यू होती है, जो बेचे जा सकते हैं, जिसका अमाउंट आपको मिलेगा, उसे हम लोग इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे। और नॉन इकोनॉमिक गुड्स मतलब जो मार्केट में बेचे नहीं जा सकते, जिसकी कुछ एक्सचेंज वैल्यू नहीं हो, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, ठीक है, ये सब चीज़ों की कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर है ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है टिकाऊ गुड्स, आपकी गाड़ी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, ठीक है, जो भी लंबे समय तक चलता है, कुछ ही दिनों में बिगड़ नहीं जाता, दैट इज़ अ ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। और पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है जो कुछ ही दिनों में बिगड़ जाएगा, कुछ घंटों में भी बिगड़ जाएगा, जैसे फल, फ्रूट, सब्जी, ठीक है, वो पेरिशेबल होते हैं। आफ्टर फ्यू डेज इट वेंट स्पॉइल, ठीक है, वो गंदा हो जाएगा। देन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। अब ये क्या होता है, देखो प्राइवेट गुड्स मतलब जिसका मालिक मैं ही हूँ, जिसका मालिक मैं ही हूँ, ठीक है, जैसे ये बेंच है, एसी है, पंखा है, ठीक है, ये सब क्या है, प्राइवेट गुड्स है, मेरे गुड्स है। तुम बोलोगे सर हम भी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन है तो मेरे। लेकिन जनरली प्राइवेट गुड्स का मतलब होता है, जैसे चलो ये सारे एग्जांपल छोड़ दो, तुम मेरी गाड़ी में आके तो नहीं बैठते हो ना सबको, बराबर, वो प्राइवेट गुड्स हो गया, जो मेरे यूज़ के लिए मैंने लिया है, ठीक है, जो मैंने मेरे यूज़ के लिया है, खुद के यूज़ के लिए लिया है, सभी उसको यूज़ नहीं कर सकते, आम पब्लिक उसको यूज़ नहीं कर सकती, वो प्राइवेट गुड्स होता है। समझ में आया? और पब्लिक गुड्स का मतलब होता है यहाँ पे कि जो पब्लिक के लिए जिसका जॉइंट कंजप्शन होता है। जैसे तुम्हारी अगर सोसाइटी में तुम रहते हो, तो सोसाइटी में अगर गार्डन बना हुआ है या सोसाइटी में कोई भी चीज़ है जो आप सपोज़ कर लो एक लॉन वगैरह है, एक ग्राउंड है जो पार्टीज़ वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो पब्लिक गुड्स हो गया, जिसका जॉइंट कंजप्शन हो रहा है, जिसका जॉइंट डिमांड है, एक साथ डिमांड है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। भाई ये सामने गार्डन है, ये सामने गार्डन में तुम लोग ये नहीं बोलोगे मेरा गार्डन है, उसका गार्डन है, ये सोसाइटी के लिए गार्डन बना हुआ है, ठीक है। तो सोसाइटी का गार्डन क्या है भाई, या तो उसको कोई ग्रुप ऑफ पीपल ओन करते हैं, ठीक है, भाई कुछ लोग जो हैं वो ओन कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट ओन करता है। जैसे पब्लिक गार्डन्स हैं, पब्लिक गार्डन्स को लगभग गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, सोसाइटी के लिए ही बना हुआ है। या फिर तुम्हारी सोसाइटी के अंदर गार्डन है, तो वो भी कौन ओन करता है, वो भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या सोसाइटी ओन करती है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर जो गार्डन बना हुआ है, वो गार्डन किसी एक बंदे का तो नहीं है ना। हाँ, तुम्हारे घर ही इतना बड़ा घर है, ज़्यादा आपके पास एरिया है जहाँ पे आपने अच्छा खासा गार्डन अपने बच्चों के लिए बना के रखा हुआ है, तो वो आपका प्राइवेट यूज़ हुआ, ठीक है। और जब प्राइवेट यूज़ आता है तो इसमें दो वर्ड्स, आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, एक्सक्लूडेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। क्या, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। देखो मैं रीड करता हूँ,
सी प्राइवेट गुड्स आर गुड्स विच कैन बी possessed एंड ओन्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल. possessed मतलब यूज्ड, ठीक है, और ओन्ड मतलब मैं ही उसका मालिक हूँ और मैं ही उसको यूज कर रहा हूँ. शी और ही टेक्स ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग दीज गुड्स. तो जो भी मालिक होगा सारा डिसीजन वही लेगा उस गुड्स के रिगार्डिंग. These goods possess the characteristics of excludability and competitiveness. मतलब जब गुड्स मेरे हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ. ये मोबाइल है, ये मोबाइल लेने के लिए एक शॉप पे पहुँचे, सिर्फ ये मोबाइल OnePlus 10 Pro, और मेरे साथ कुछ 5 बच्चे और भी पहुँचे उसी समय, ठीक है. हम सबको OnePlus 10 Pro चाहिए था और दुकान वाले के पास और 4 पीसेस भी हैं. चलो ध्यान से सुनना, और 4 पीसेस भी हैं, टोटल उसके पास 5 पीस है और हम लोग 5 लोग ही गए हैं, ठीक है. तो मैंने उसको बोला कि मुझे ये वाला पीस चाहिए OnePlus 10 Pro, ये वाला, और सबसे पहले मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया. तो ये पीस किसका हो गया? ये मेरा हो गया. तो तुम लोग इस पीस को यूज करने से एक्सक्लूड हो गए, ठीक है. जब चीज मेरी हो गई, गाड़ी मेरी है, फ़ोन मेरा है, तो बाकी के लोग जो कंपटीशन में थे ना, वो उस चीज़ को यूज़ करने से एक्सक्लूड हो जाएंगे. तुम बोलोगे सर हमने उससे दूसरा फ़ोन ले लिया, लेकिन हमने OnePlus 10 Pro ही लिया. सर हमारे पास भी OnePlus 10 Pro है, ब्लैक कलर का ही है, लेकिन भाई जो मेरा OnePlus 10 Pro है वो तो तुम्हारे पास नहीं है ना. क्रेटा गाड़ी दूसरों के पास भी होगी, लेकिन जो मेरे पास है, जो मैंने ले ली, उससे तो दूसरे बंदे एक्सक्लूड हो गए ना. यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक दुकान है, दुकान पे कुछ बच्चे गए और एक पार्ले जी का बिस्किट है या कोई भी बिस्किट है, ठीक है. अब जो बच्चा गया, पहला बच्चा गया, दूसरे भी वही खरीदने गए और उसके पास बहुत सारे बिस्किट्स हैं, सेम पार्ले जी ही. लेकिन जो बच्चे ने ये वाला पार्ले जी लिया, जो एक पैकेट जो उसने ले लिया, ठीक है, बाकी के लोग तो उस पैकेट से एक्सक्लूड हो गए. आप समझ रहे हो? आपके दिमाग में अभी भी यही चलेगा, सर दूसरे भी तो पार्ले जी लेके गए ना, लेकिन वो दूसरा पार्ले जी लेके गए, जो मैंने पार्ले जी लिया वो तो नहीं ले सकते ना, वो वाला पीस तो नहीं ले सकते ना. जैसे मैं ग्लूकोज का पैकेट लेके आया हूँ अभी, तो मेडिकल वाले से ग्लूकोज का पैकेट मैंने लिया, बहुत सारे लोग लेने आए होंगे, ठीक है, और वो दूसरा डब्बा उसको दे भी देंगे, लेकिन जो मैंने लिया वो पैकेट मेरे पास आ चुका है, वो तो दूसरा यूज नहीं कर सकता. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूडेबिलिटी. और ना उसके पीछे अब कोई कंपटीशन हो सकता है. समझ में आया? तो प्राइवेट गुड्स में जब गुड्स हमारे हो जाते हैं, हम उसके मालिक हैं, हम ही यूज कर सकते हैं, तो दूसरे बंदे उस गुड से एक्सक्लूड हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? जब मैंने क्रेटा गाड़ी ले ली तो ये वाली क्रेटा गाड़ी बाकी के लोग तो नहीं चलाएंगे ना अभी भाई, क्योंकि वो गाड़ी मेरी है, आई एम ओनर, मैं उसको पजेस कर रहा हूँ. अब और कोई आके, ठीक है, हो सकता है कि जब मैंने ली हो 15 जने दूसरे भी गए होंगे लेने उसी वक्त, लेकिन मैंने जब उस गाड़ी का बुकिंग करवा दिया तो वो गाड़ी अब मेरी हो गई, मैं ही उसको यूज़ कर सकता हूँ. दूसरों 15 लोगों को दूसरी क्रेटा मिल गई होगी, लेकिन ये वाली क्रेटा तो मेरी है ना, तो इससे बाकी के लोग क्या हो गए? एक्सक्लूड हो गए. समझ में आया? ये इसका मेन पॉइंट है और यही समझने लायक है. These goods possess the characteristics of excludability and competitiveness. Excludability means once a good is owned and being used by one individual, another individual cannot possess and use it at the same time. दूसरा बंदा उसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है, at the same time. And individuals have to compete for the ownership of these goods. जितने भी बंदे गए वो सब compete कर रहे हैं. compete कर रहे हैं मतलब एक तरह से वैसा कोई बोली नहीं लग रही है कि मैं 5 रुपये दे रहा हूँ, मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, मैं 15 रुपये दे रहा हूँ. भाई जो गया, पहला गया, जिसने मांगा, जिसके पास आ गया, तो बाकी के लोग कंपटीशन में से निकल गए. वो कंपटीशन की बात हो रही है. नॉर्मली जो तुम कंपटीशन एक दूसरे के साथ कर रहे हो उसकी बात नहीं हो रही है. इसको भी कंपटीशन ही बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ पैकेट ऑफ बिस्किट परचेस्ड बाय वन चाइल्ड इन अ मार्केट विच हैज़ कंजप्शन अमॉन्ग बायर्स. ठीक है, अब सपोज कर लो कि बहुत सारे बायर्स को पैकेट चाहिए था, लेकिन वो जो पर्टिकुलर बिस्किट का पैकेट है एक बच्चे ने ले लिया, तो बाकी के लोग उस पैकेट से एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो लोग इसको यूज नहीं कर सकते. उठो. एंड comes under the ownership of this child and another child is excluded from having the same packet of the biscuit.
जो पैकेट बिस्किट का एक बच्चे ने ले लिया, वो सेम पैकेट, आप बोलोगे सर सेम पैकेट ही तो है पार्ले जी का उसके पास भी, जो पैकेट इसके पास है वो सेम पैकेट, आप बोलोगे सब। अब पहले काफ़ी साल पहले ये बच्चों को समझ में नहीं आता था, वो बोलते थे सर सेम ही तो है। भाई जो मैं बिस्किट खा रहा हूँ जो चला गया वो तो उधर नहीं जाएगा ना, तो वो एक्सक्लूडेबिलिटी है, ठीक है। द इंडिविजुअल हु पेज अ प्राइस गेट्स द फूड एंड अदर्स कैन नॉट हैव द सेम यूनिट। जो बंदा पे कर रहा है प्राइस उसको मिल जाएगा। अब ये लास्ट की 2 लाइनें फालतू लिखी हुई है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है जो बंदा प्राइस पे करेगा उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, और जो बंदा प्राइस पे नहीं करेगा उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो वो तो ऐसा ही होगा ना। देखो, द इंडिविजुअल हु पेज अ प्राइस गेट्स द गुड एंड अदर्स कैन नॉट हैव द सेम यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, वन हु डज नॉट पे प्राइस फॉर अ मोबाइल फ़ोन डज नॉट गेट इट। अब ये लाइन का क्या सेंस हुआ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि जो बंदा मोबाइल के लिए पैसा नहीं देगा उसको मोबाइल नहीं मिलेगा, तो कोई भी चीज़ नहीं मिलनी है भाई। फिर ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स ऑन द ऑपोजिट टू दिस, इसका उल्टा हो रहा है। कहाँ उल्टा हो रहा है? पब्लिक गुड्स में। सी, पब्लिक गुड्स कैन बी यूज्ड बाय मैनी इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम। दे possess द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट डिमांड एंड कलेक्टिव कंजप्शन। जॉइंटली डिमांड कर रहे हैं और साथ में यूज़ होगा। सच गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड बाय मैनी पीपल, और एक साथ उस चीज़ का यूसेज हो सकता है। जैसे आपकी सोसाइटी के अंदर गार्डन, कि मैं गार्डन के अंदर जाऊंगा तो तुम नहीं जा सकते, तुम जाओगे तो मैं नहीं जा सकता, मैं झूले पे बैठा हूँ तो तुम नहीं बैठ सकते। मतलब चक्री वक्री होती है जिसमें ज़्यादा सीट्स होती है, उसमें तो बैठ सकते हैं ना एक साथ, ठीक है। इफ़ वन इंडिविजुअल यूजेस it the other cannot be excluded from its use, and in this way they are collectively consumed. प्राइवेट गुड्स में जब एक बंदा यूज़ कर रहा था तो दूसरा बंदा उससे एक्सक्लूड हो जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जॉइंटली कंज्यूम कर सकते हैं। Hence these are called public goods. They are either provided for by the government for all, or some people pay for it together. कुछ लोग संभालते हैं, कुछ लोग मैनेज करते हैं, या फिर गवर्नमेंट मैनेज करता है, लेकिन सभी लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पब्लिक गार्डन और द गार्डन ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी। In short, private goods are owned and used by private individuals, and public goods are owned by the government or group of people and are used collectively. फिर है कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है तैयार माल, रेडी गुड्स, फिनिश गुड्स, जो कंज्यूमर्स डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब फाइनल प्रोडक्शन हो चुका है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ आपका कंजप्शन का इंतज़ार है। और प्रोड्यूसर्स गुड जो हैं उसमें स्टिल क्या होता है कि कुछ ना कुछ बाकी है, फाइनल स्टेज पे प्रोडक्शन अभी बाकी है। सी, गुड्स कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली or indirectly. When a consumer consumes a good and this good is capable of satisfying a particular want directly, then it is called a consumer goods. कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर जब कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है और उस चीज़ को यूज़ करने पर उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, मतलब उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस प्रोडक्ट से, तो मतलब हाँ, वो समझ लो कि ये कंज्यूमर गुड्स है, वो तैयार माल है, क्योंकि उसने डायरेक्टली उसे कंज्यूम किया और उसको कंज्यूम करने से क्या हो रहा है कि वो सेटिस्फाइड हो रहा है। सी, दीज गुड्स हैव पास द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये गुड्स फाइनल स्टेज से गुजर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुक्ड फूड। ठीक है, जो कुक्ड फूड है, कच्ची सब्जी से आपका मन नहीं भरने वाला है, ठीक है, लेकिन जो कुक्ड फूड है वो तो कंज्यूमर गुड्स है, डायरेक्टली आप उसको कंज्यूम कर सकते हो और हाथ डकार मार के पेट भर जाएगा भैया, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा आपको। दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ठीक है, इससे ह्यूमन वांट डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन होती है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारी नहीं होती, हमको और भी चाहिए होता है, फिर आइसक्रीम भी चाहिए होता है, डेजर्ट भी चाहिए होता है, रेगिस्तान भी चाहिए होता है। ठीक है, तो वो सब आपकी भावनाओं पे डिपेंड है और आपकी भूख पे। नाउ सी, व्हेन अ गुड इज़ यूज्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब तैयार माल नहीं है, स्टिल उस पर प्रोसेसिंग बाकी है, वो प्रोसेसिंग होने के बाद ही वो आपकी नीड को, आपकी वांट को सेटिस्फाइड करेगा। सो व्हेन अ गुड इज़ यूज्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फाइनल गुड, व्हेन इट इज़ परचेस्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड। अब प्रोड्यूसर उसको खरीद रहा है, कंज्यूमर तो डायरेक्टली यूज़ कैसे करेगा भाई, कच्ची चीज़ है, आप वुड लेके क्या करोगे, आपको कुर्सी चाहिए। ठीक है, तो प्रोड्यूसर उस चीज़ को खरीदता है, वो उसके ऊपर काम करता है, तैयार करता है और कस्टमर को बेचेगा। When it is purchased by producer to produce a final good,
when it is not directly consumed by the consumers but this good helps in the production of a final good, then such a good is called a producer good. ठीक है, ये डायरेक्टली आप कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ये तैयार नहीं है, ये हेल्प करता है, ये फाइनल गुड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ये वो गुड्स है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन यूज टू मेक क्लोथ, machines used in factories to produce garments, a tractor which facilitates in producing food grains, a utensils used to cook food. ये सारे के सारे क्या है, ये producers good हैं क्योंकि ये फाइनल completion में हेल्प करते हैं. They satisfy human wants through the final good and not directly. ठीक है, ये human wants directly satisfied नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं. किसको हेल्प करते हैं, कथा चल रही है, किसको हेल्प करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स होता है जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं, मतलब वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करते, वो डायरेक्टली हेल्प करते हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता है. ठीक है, प्रोड्यूसर्स गुड जो हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि वो तैयार नहीं होता है, वो प्रोड्यूसर को हेल्प करता है फाइनल स्टेज पे लाने के लिए, उसके बाद कंज्यूमर उसे यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाइड करता है. और नाउ गाइस सी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पेज नंबर 15. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो हमेशा याद रखना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें आती. आप कहीं से कहीं पर भी चले जाओ, ये आपका बेसिक नॉलेज है, याद रखना. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें आती है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब सब्जी बनने के लिए सब्जी में जो यूज़ हो रहा है. ठीक है, अगर आप पनीर की सब्जी बना रहे हो तो पनीर, टमाटर, प्याज, मिर्ची, मसाले जो भी आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब जो सब्जी. तो प्रोडक्शन करने के लिए जो सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है. तो यहाँ पे 4 चीज़ें हमेशा यूज़ होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रीनर. ऑन्टरप्रीनर, एंटरप्रीनर नहीं. ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रीनर. ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है, बाकी आप एंटरप्रीनर बोलोगे तो पहले एंटरप्रीनर ही बोलते थे. ठीक है, लेकिन अब मैनेजमेंट स्टडी बोलती है ऑन्टरप्रीनर, हाई फाई MBA वाले और ये सब ऑन्टरप्रीनर बोलते हैं अभी. ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रीनर, इसमें से जो जीवित हैं वो हैं एक तरह से लेबर और ऑन्टरप्रीनर. वैसे लेबर भी नहीं है क्योंकि लेबर जीवित नहीं होता, लेबरर जीवित होता है. मैंने पहले भी आपको सोशल में समझाया था कि हम लोग गलत बोलते हैं, हम लेबर बोलते हैं. लेबर तो मेहनत होती है, लेबर का मतलब मेहनत होती है, मेहनत थोड़ी जीवित होती है. मेहनत तो वक्त के हिसाब से चली, इंसान जीवित होता है, लेबरर जीवित होता है. यहाँ पे लेबर की बात हो रही है. सी द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज इनटू फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब होता है एक एक्टिविटी है ये, जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं ताकि उस फिनिश गुड्स को यूज़ करके हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ एक्टिविटी. हमने प्रोडक्शन किया तो क्या किया, प्रोसेस किया, एक्टिविटी की, काम किया. काम किया क्यों किया, हमने किस लिए किया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट किया अलग अलग तरीके से. ठीक है, और क्यों किया, ताकि उस गुड्स को हम लोग यूज़ करके हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकें. दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्शन. बाय कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ रिसोर्सेज देयर यूटिलिटी इंक्रीजेस. कभी भी देखो किसी भी चीज़ का नेचर यूज कन्वर्ट करोगे ना, चेंज करोगे तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, जैसे वुड को आप बेंच में कन्वर्ट कर दोगे, वुड को आप सोफ़ा में कन्वर्ट करोगे या डाइनिंग टेबल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो रहा है, आप उसका नेचर चेंज कर रहे हो, आप उसका हुलिया चेंज कर रहे हो. हुलिया चेंज करने से उसकी यूटिलिटी मतलब इसका यूज़ इंक्रीज़ हो जाता है. आप कच्ची सब्जी को पकी हुई सब्जी में जब कन्वर्ट कर रहे हो तो आप उसका हुलिया चेंज कर रहे हो. ठीक है, आप उसका नेचर चेंज कर रहे हो. उसका नेचर चेंज होगा तो क्या होगा, आप खाओगे, आप यूटिलिटी इंक्रीज होगी. तो नेचर चेंज होने से यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है. हैंस प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ प्रोसेस विच इंक्रीजेस यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है.
For example, when wood is converted into chairs which are demanded by customer for satisfaction of their wants, then the utility of wood increases and this process of conversion is called the production. जब wood में से चेयर बनाते हो तो चेयर से लोग अपनी wants को उसको खरीद कर अपनी wants को satisfied करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, wood का utility ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, जब वुड को एज अ वुड यूज नहीं कर रहे हो, वुड को कन्वर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स में। हम एक्चुअली तो फिनिश गुड्स यूज कर रहे हैं, हम वुड को यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वुड को रॉ मटेरियल को जब आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो और वो फिनिश गुड्स क्या कर रहा है, वो आपकी वांट को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली यूटिलिटी यूज किसका इंक्रीज हो रहा है, वुड का। लेकिन वुड का हुलिया बदला जब हमने, तब उसको हम इंक्रीज कर सक रहे हैं। हम डायरेक्टली वुड को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूज तो वुड का ही हो रहा है। आप बोल रहे हो सर यूटिलिटी चेयर की इंक्रीज हो रही है, लेकिन चेयर बन किस में से रही है भाई, तो अल्टीमेटली वुड का यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। नाउ द एजेंट्स विच हेल्प इन सच अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और प्रोडक्शन इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो एजेंट, जो भी लोग इस प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद कर रहे हैं उसे एजेंट्स कहा जाता है। एजेंट मतलब कौन, बीच का पर्सन, ठीक है। तो वो एजेंट सारे के सारे जो मदद कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सी देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। All these factors are equally important in the process of production. In a system of just distribution of income, the total income generated from various activities is distributed to each factor of production as per their productivity or their contribution in generating that income. जब आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो और वहाँ से इनकम जनरेट होती है, तो वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं अलग अलग फैक्टर्स में। डिपेंड्स कौन से फैक्टर का कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। जिस फैक्टर का ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा वो वाला फैक्टर आप ज़्यादा लोगे, जिस फैक्टर का कम यूज़ हो रहा होगा वो फैक्टर आप कम लोगे, लेकिन जनरली ये 4 फैक्टर यूज़ होते हैं। तो जो भी आपकी इनकम जनरेट होती है, जो भी आप प्रोडक्ट को बेच के कमाते हो, वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनटू दीज 4 फैक्टर्स। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल देर आर 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक है नेचर, नेचर में आ जाता है जैसे लैंड, ठीक है, और दूसरा होता है ह्यूमन बींग्स। नाउ फर्स्ट वन इज अ लैंड। सी इन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग लैंड मे बी मीन्स द सरफेस ऑफ अर्थ लिवेबल फॉर मैनकाइंड। तो अगर आप जनरली बोलो लैंड क्या है, तो आप बोलोगे एक सरफेस है जिसके ऊपर इंसान रहता है, लेकिन इकोनॉमिक्स इसको अपनी भाषा में बोलता है। सी हाउएवर इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड इज मोर इंक्लूसिव, ज़्यादा डीप है। According to Marshall, all natural assets which help in production or economic activities constitute land. तो बोला गया है सारी की सारी नेचुरल एसेट्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती है उसे हम लोग लैंड बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ। क्लाइमेट भी काम आता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में। वाटर रिसोर्सेस, सॉइल फर्टिलिटी कितनी है, मिनरल रिसोर्सेस, इन सारी चीज़ों से लैंड बनता है। तो हमारे आम भाषा में लैंड क्या है, जिसके सरफेस पे इंसान रहता है। लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है लैंड खाली वही नहीं है, लैंड का हर एक पार्ट लैंड है। लैंड के ऊपर, ठीक है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, टेम्परेचर है, पानी है, मिनरल्स हैं, ये सब लैंड है जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं। नाउ लैंड कैन बी सेड टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज़ नॉट मैन मेड। द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, है ना। पूरी दुनिया में जितनी ज़मीन है, ठीक है, हम बोलते हैं ना 70% तो वाटर है, वो तो कब के बोल रहे हैं, ठीक है। 30% ही ज़मीन है, अभी तो और कम हो गई होगी, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। लैंड इज़ जियोग्राफिकली इमोबाइल, ठीक है। मैं मेरे घर को लेके जा रहा हूँ, अहमदाबाद शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो जियोग्राफिकली इमोबाइल है, मूवमेंट नहीं होता। ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सो ऑन। हर सारी की सारी लैंड जो है सबका क्लाइमेट अलग है, फर्टिलिटी अलग है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। और द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप किसी और की ज़मीन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी और की ज़मीन यूज़ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ दोगे ना उसको क्या बोलते हैं, रेंट। अगर आपने उधार पे लिए, किराए पे लिए तो। फिर है लेबर। लेबर का मतलब होता है मेहनत, यहाँ पे वही समझाया है। अब तक आपको ये समझाया जाता था कि लेबर को जनरली हम पर्सन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ समझाया जा रहा है कि फिजिकल वर्क या इंटेलेक्चुअल वर्क को लेबर बोलते हैं,
आप जो दिमाग का काम कर रहे हो, ठीक है, उसे लेबर कहते हैं। मैं बोलता हूँ ना, मैं थक जाता हूँ बहुत, ठीक है, जबकि मैं अब सोचता हूँ तो मैंने काम क्या किया 2 से 8 तक 6 घंटा, ठीक है, लेकिन उसमें इंटेलेक्चुअल वर्क अगर ज़्यादा हो जाए तो आपकी फिज़िक को ऑटोमेटिकली थका देता है। तो जो इंटेलेक्चुअल वर्क है वो भी मजदूरी ही है, और जो लेबर वर्क है, फिजिकल वर्क है, वो भी मजदूरी है। सो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स हम लोग क्यों कर रहे हैं? सामने पैसा चाहिए, रिटर्न्स चाहिए, विच इज़ डन अंडर द सुपरविजन बाय सम अथॉरिटी इज कॉल्ड लेबर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। सी लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर, ठीक है। लेबर को, मेरी मेहनत को मेरे से कोई अलग करके जा सकता है कि वो यूज़ कर ले भाई तू, ठीक है, मेरी जगह मैं किसी और को भेज दूं, भाई मेरी मेहनत लेके जा, आज तू पढ़ा लेना, मेरी ताकत लेके जा, आज तू करवा लेना, नहीं। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है, जैसे जैसे, क्योंकि हम इमॉर्टल नहीं है, हमारी भी डेथ होगी, हमारी भी एज होगी, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, तो आपकी लेबर को आप स्टोर नहीं कर सकते भाई लंबे समय तक। वक्त के साथ उसमें फ्लक्चुएशन आना है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी ताकत जो है, एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, तो लेबर को स्टोर नहीं किया जा सकता। द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस। तो बोला गया है लेबर यहाँ से वहाँ जाता है, एक तो सोसाइटी की वजह से, समाज की वजह से, और मेनली जो जाता है वो माइग्रेट होता है यहाँ से वहाँ, इकोनॉमिक रीजंस, पैसे की वजह से। द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबर इज़ डिफरेंट, बट ऑब्वियसली सबके काम करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। द सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना आपको लेबर मिल सकता है, और जो लेबर को काम करने की जगह इन एक्सचेंज हम देते हैं उसको हम बोलते हैं मजदूरी, जिसको बोलते हैं वेजेस। फिर है कैपिटल। सी इन मॉडर्न टाइम्स कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी अ हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑल मैनमेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल। जितने भी गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं वो सबके सब क्या है, कैपिटल का एक पार्ट है, सबके पीछे कैपिटल तो लगता ही है, पैसा तो चाहिए। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लैंड एंड लेबर एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये लैंड और लेबर से अलग है क्योंकि इसको प्रोड्यूस किया जाता है, कैपिटल प्रोड्यूस किया जाता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंसान बनाता है उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रैक्टर इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच फर्दर हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। तो ट्रैक्टर क्या है, कैपिटल है, वो प्रोड्यूस्ड फैक्टर है, वो प्रोडक्शन को हेल्प करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है ताकि एग्रीकल्चरल गुड्स मतलब जो खेती है उसमें हमें हेल्प करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ, दो सेवरल टाइम्स सम गुड्स आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज वेल्थ, इट इज नॉट सो ऑलवेज। A good may be a capital good as it helps in production, but it may not possess all characteristics of wealth. देखो कैपिटल गुड का मतलब क्या होता है, जैसे मशीनरी वगैरह को कैपिटल गुड्स कहा जाता है, ठीक है। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स नहीं है जो हम कंज्यूम करें, वो एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, जैसे ट्रैक्टर है, मशीनरी है जिसके अंदर प्रोडक्शन होता है, ये सब क्या है, ये कैपिटल गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो कैपिटल इज़ अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ द मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी, आप कहीं पे भी कैपिटल उठा के ले जा सकते हो। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कैपिटल इन प्रेजेंट टाइम्स ओइंग टू इंक्रीजिंग कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ दिस फैक्टर। तो क्या हो रहा है, आजकल इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव मेथड ज़्यादा हो रहे हैं। दो तरह के मेथड होते हैं प्रोडक्शन के, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। जहाँ पे लेबर ज़्यादा होता है, जहाँ पे मशीनरीज नहीं होती, इसको लेबर इंटेंस, लेबर का इंटेंस ज़्यादा है। कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, जहाँ पे पैसा ज़्यादा होता है। पैसा क्यों ज़्यादा होता है, कहीं पे भी पैसा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि मशीनरीज, टेक्नोलॉजी के पीछे पैसा जाता है। तो जिन फैक्ट्रीज, जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर फैक्ट्रीज, मशीनरीज ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उसे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स कहा जाता है, और जहाँ पे लेबर ज़्यादा है उसे लेबर इंटेंसिव गुड्स कहा जाता है। समझ में आया। तो आजकल इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव मेथड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। एंड द रेम्यूनरेशन, जब आप कैपिटल यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, आप ब्याज देते हो, तो इसका रेम्यूनरेशन क्या है, इंटरेस्ट।
लास्ट वन है आपका entrepreneur. सी entrepreneur इज अ फैक्टर विच ब्रिंग्स टुगेदर ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो ये एक अकेला एक जीवित इंसान है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. There is a difference between management and coordination. Management of work is done by the manager who is a salaried laborer of the entrepreneur. And entrepreneur is the person who set up the enterprise. तो management और coordination में फ़र्क है. management कौन करता है? manager करता है. manager को हमने काम पे रखा होता है, वो एक employee होता है. और entrepreneur कौन है? मालिक है जो सब कुछ सेट करता है, ठीक है, रिस्क लेता है. See, entrepreneur is the risk taker who takes the risk of setting up an activity. This factor does not get fixed return but tries to generate income by running the economic activity successfully. Entrepreneur risk taker है, decision maker है, ठीक है. decision maker कौन है? entrepreneur है. risk taker कौन है? entrepreneur है. और इसकी इनकम फिक्स नहीं होती क्योंकि ये मालिक है, लेकिन ये पूरी ट्राई करता है. किस चीज़ की ट्राई करता है? इनकम जनरेट करने की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली चलाकर. नाउ she may incur a loss if the activity does not function well. Characteristics क्या है? Entrepreneur is a decision maker, he is a risk taker and it possess the quality of coordination. वो सबको बांध के रखता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है, ठीक है. इसलिए entrepreneurship को क्वालिटी भी कहा जाता है. The remuneration, मालिक का remuneration क्या है? वो रिस्क जो उठाता है, प्रॉफिट. ठीक है, क्लियर है सबको? So these are the factors of production.